बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पूरे हफ्ते में हफ्ते के आगाज़ से ही हमने आपको एक एक्सपो के बारे में, एक लगने वाली नुमाइश के बारे में बताया कि 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में एक नुमाइश लग रही है प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, जिसका नाम है तामीर एक्सपो। तो रोज़ाना हमारे साथ एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो हैं वो प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, जिनसे हम इस हवाले से बात करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कुछ मुफीद मालूमात जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, आप एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, आपका नाम है फ़ाहद एहसान, आप COO हैं बिन एहसान डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त एक प्रॉपर्टी के हवाले से नुमाइश लगने वाली है, तामीर एक्सपो जिसका नाम है, ये मतलब कितना कामयाब रहेगा और इसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है मार्केट में? देखें, हम पिछले 1 महीने से मुसलसल एक्सपो करते आ रहे हैं। लाहौर एक्सपो की हमने, कराची की, कोयटा की, दोबारा कराची कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोगों का रिस्पांस आता है, लोगों को मालूमात होती है, यहाँ पे आके मुख्तलिफ बिल्डर हजरात यहाँ पे होते हैं, ख़ुद मौजूद होते हैं, मालूमात देते हैं, उनका स्टाफ होता है, विज़िट्स होते हैं, तो लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है। लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी ये जो तामीर एक्सपो है, ये किन प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहा है? यहाँ की जो ख़ास बात है वो क्या है? कराची के ज़्यादातर प्रोजेक्ट हैं, कराची के बिल्डर्स हैं। अच्छा। और हम भी इसमें शामिल हैं। हॉल नंबर 2 पे हमारा भी स्टॉल होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। और कराची के आवाम के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए हम यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट इस वक्त लेके आ रहे हैं, जो बहुत कम मिनिमम रेट से हमने स्टार्ट लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन डेवलपमेंट, बेहतरीन तामीरात के साथ हम एक्सपो में उतर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी आप मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वो सिंध के कुछ प्रोजेक्ट्स आपने उसमें शामिल, कराची और हैदराबाद जो M9 मोटरवे ये तामीर हुई है, इसमें तकरीबन 40-42 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पे रुझान आ रहा है डेवलपर्स का, मार्केटिंग का, आपके इन्वेस्टर्स का। तो आने वाला वक्त आपका है बिल्कुल M9, आपका नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है, उसी के साथ आबादी आहिस्ता आहिस्ता कराची से मूव हो रही है, हैदराबाद से मूव हो रही है। तो एक अच्छा मुख्तलिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर का एक समझ लें मुकाबला हो रहा है और एक कंपटीशन चल रहा है। अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं इसमें, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी डेवलपमेंट के साथ आए हुए। तो उसमें अच्छा, जब भी कोई नया इलाका आबाद होने लगता है या जहाँ बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स इकट्ठे आते हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, तो कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे वो बिल्डर्स भी आए थे, अब वो नहीं हैं, वो लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, नुकसान हो गया। तो ये जो ये चीज़ होती है, इसका ध्यान हमने कैसे रखना होता है कि हमारे पैसे जो हैं वो कहीं गलत जगह पे ना चले जाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इतनी मेहनत से कमाई हुई जो हमारी कमाई है वो कहीं सारी खसारे में न चली जाए। ऐसा बहुत सारी जगहों पे हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये सवालात लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। देखें, यहाँ पे एक इदारा है आबाद का, जिसमें सबसे पहले बिल्डर जो हैं वहाँ मेंबर बनते हैं, उसके बाद आपका बिल्डर एंड डेवलपर के लाइसेंस होते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर NOC की तरफ जाते हैं। जिस एरिए में आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मली डेवलपमेंट है, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वहाँ के इदारों से आपने प्रॉपर NOC लेनी होती है। जब चीज़ आपके नाम होगी, ज़मीन आपके नाम होगी, तो प्रॉपर आप इदारे में भी जाएंगे। जब इदारे में जाएंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी करके आप प्रॉपर एक NOC लेते हैं, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ उतरते हैं, जिस पर आपका नक्शा अप्रूव होता है। उसी के तहत बिल्डर उस पर काम करते हैं, उसी के तहत सेल और परचेज होती है। सही। तो ऐसा नहीं है, लोग आएँ, NOC देखें, प्रोजेक्ट देखें, ये लोगों के हिस्से की बात है। हम अपने हिस्से की सारी चीज़ आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। वेरिफिकेशन लोगों का काम है,
उसको वेरीफाई करें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सही। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको सरकारी कागज़ कोई भी नहीं मिल रहा होता है किसी किस्म का। वो अपना कहते हैं कि ये ABCD प्रोजेक्ट है और ये ABCD के लेटर हेड पे हमने आपको बता दिया कि इतने पैसे आपने लिए। तो ये जो तरीक़ाकार है ये मुनासिब है, इसके ऊपर एतमाद करना चाहिए? देखें, जब आप इदारे से NOC लेते हैं तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट होते हैं, आपका ब्रोशर सबमिट होता है, आपके रेट लिस्ट सबमिट होते हैं, FBR के रेट के मुताबिक आप रेट रखते हैं वहाँ पे, तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। अब आप चले जाएं जिनके मुतालिक आप बात करना चाह रहे हैं, हाँ। उनके बारे में तो ना हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इदारे बने हुए हैं, हर शहर में हर जगह पे एक गवर्नमेंट का इदारा है, आप वहाँ से जो उसकी एरिया आता है उसमें उस इदारे से आप कंफर्मेशन करें, वेरिफिकेशन करें। आजकल हर चीज़ नेट पे है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, तमाम मालूमात आप ले सकते हैं। आपका रेवेन्यू की वेबसाइट बनी हुई है, आपकी SDA की वेबसाइट बनी हुई है, आपकी KDA MDA सबकी वेबसाइट बनी हुई है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट बनी हुई है, जिसको हर 2-3 महीने बाद वो लिस्ट आपके अखबार में ऐड देते हैं, जिसमें लीगल और इनलीगल स्कीमों के नाम देते हैं। तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन लीगल वे में काम कर रहे हैं और कौन इनलीगल वे में काम कर रहे हैं। तो लोग वैसे अपनी छान पटक खुद कर लेते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जो डिलीवर कर रहा है, मेन चीज़ होती है बिल्डर का लोगों को डिलीवर करना। जैसे जैसे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करता जाता है उसकी वर्थ में इजाफा होता जाता है, उसकी जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा होता जाता है, तामीरात हो रही होती हैं। ये हमारा जो शोबा है इसमें एक शोबे नहीं है, इसमें कई शोबे हैं। जब हमारी तामीरात हो रही होती है तो कई चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन चल रही होती है, आपका वुड का काम हो रहा होता है, तो बहुत सारी सनतें हमसे जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सही। तो एक दफ़ा अगर किसी आपने कहा वर्थ बन रही होती है, तो अगर आप किसी बिल्डर की साख जो है उसकी बेहतर हो रही होती है तो उसमें सिर्फ आवाम को ही फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जो बिल्डर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है कि उनकी चीज़ हाथ के हाथ बिक्री होती है, अच्छे दाम पे बिक्री होती है, लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह जितना टाइम लग रहा होता है चीज़ों को हम अपने अच्छी से अच्छी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर बिल्डर एक दूसरे की कोशिश में ये होता है कि मैं उससे अच्छा प्रोजेक्ट बनूं। अच्छा, तो उससे सस्ता बेचने में उसका फख्र होता है, उससे महंगा बेचने में उसकी अब जो सूरत हाल हमारी बनती जा रही है, आज पेट्रोल पे अगर आप देख लें तो हर चीज़ महंगी हो रही है। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाते हैं, मशीनरी हमारी चल रही है, पेट्रोल डीजल ऑयल्स यहीं से शुरुआत करते हैं, तो हर चीज़ इफेक्ट पड़ता है। तो फाद भाई, जैसे बहरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे तामीर एक्सपो में जो है वो लोग ऑफ़र करेंगे, तो उसमें आज से 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ सपोज़, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने लगाई थी उसमें और आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो फ़र्क है, बट आपने पैसे तो आवाम से उतने ही लेने हैं। उन्होंने अपना शायद 20% 25% एडवांस में दिया हुआ है, बाकी सारे पैसे तो देने। तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं है कि उस वक्त तय कुछ किया है और आपको अभी जो है वो ज़्यादा महंगे दामों कंस्ट्रक्शन करके देनी है? देखिए, हर बिल्डर की एक अपनी पॉलिसी होती है। हम अपने बारे में अपनी पॉलिसी बता सकते हैं कि हमने 2019 में कदम रखा कराची में, 2006 से हम गवादर में काम कर रहे हैं। आज तक हमने जितने भी हमारे अलॉटी हैं पाकिस्तान में या ओवरसीज़, कोई अलॉटी हमसे ये नहीं कह सकता कि हमने उससे डेवलपमेंट चार्जेस लिए होंगे जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई। सही है। हम एक लैंड चार्जेस उससे कॉस्ट लेते हैं, जो हमारा एक मिनिमम बजट होता है कि ये प्लॉट हमारा इतना पड़ा, इतना प्रॉफिट मार्जिन रखा, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। लेकिन हम डेवलपमेंट उस वक्त तक अलॉटी से नहीं लेते जब तक हम प्रोजेक्ट को डेवलप ना करें। ठीक है, ताकि आपको एक कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाए। हाँ। आपकी क्या बजटिंग आ रही है, तामीरात पे क्या खर्चा आ रहा है। जब हम डेवलपमेंट पे उतरे थे उस वक्त 600 रुपये की सीमेंट की बोरी थी, आज 900 रुपये की सीमेंट की बोरी है। सरिया हम जब उतरे थे तो 65 रुपये टन, 65 रुपये केजी के हिसाब से था, आज 225 रुपये पे पहुंचा हुआ। तो कॉस्ट आपकी कहीं से कहीं चली जाती है। तो क्या ये कॉस्ट आप जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उससे भी ले रहे हैं आप? नहीं, अभी हम ले नहीं सकते, बाद में लेंगे, यानी बाद में बिल्कुल लेंगे। रुपए का हिसाब होगा जनाब आप लोगों से। लोगों को अब हर चीज़ का अंदाज़ा है। हाँ। नेट पे चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, हर बंदा छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, उसको अंदाज़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, सब पता है लोगों को, सब पता है। अच्छा, आज से कोई 6-8 महीने पहले तक
जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, रियल एस्टेट सेक्टर पे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक साजगार माहौल था, क्या वो आज भी है? क्या जिस तरह आज 7-8 महीने पहले पिछली हुकूमत में इनकरेज किया जा रहा था कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें, आप वहाँ पे ख़रीदारी करें, बाइंग करें, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से लिए आपने और सब, तो उस वक्त जो माहौल बना हुआ था वो आज की क्या सूरत हाल है? देखें, फ़र्क आता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं आता। आप 6 महीने पहले की मार्केट को देखें, आज की मार्केट को देखें, मार्केट में फ़र्क क्या होता है कि आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, मार्केट आपकी वैल्यू बढ़ रही होती है। आज से 6 महीने जो चीज़ थी हमारे पास या ज़मीनें थी, आज वो वैल्यू नहीं है जो आज है, जो 6 महीने पहले बढ़ गई है, कम हो गई? बढ़ गई। अच्छा। लेकिन लोगों की जो पावर है, परचेजिंग पावर, उस पर ज़रा फ़र्क आया हुआ है। अच्छा। कि आप जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, लोगों को प्रॉब्लम आती जा रही है। ये जो तामीर एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि हम लोगों को समझा सकें कि कम आमदनी वाले, कम बजट के लिए, हर तबके के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट में प्लॉट्स रखे हैं कि 4,95,000 से हमने प्लॉट का स्टार्ट किया और तकरीबन 1-1.5 करोड़ तक के हमने प्लॉट इसमें रखे हैं। हर कैटेगरी को हमने अलग अलग किया। ऐसे ही एक सवाल कि 4,95,000 का जो प्लॉट है, लाइक ये इसकी टोटल कीमत होगी? ये इसकी टोटल कीमत। और ये भी इंस्टॉलमेंट्स में आप पब्लिक को ऑफर करेंगे? नहीं, अगर इंस्टॉलमेंट पे हम जाएंगे तो ये हम 12 लाख का देंगे। अच्छा। लेकिन अगर वन शॉट में अगर हम देंगे तो ये 4,95,000 का हम प्लॉट दे रहे हैं। देखें, अमूमन बिल्डर 3 कीमतें एक साथ लेता है कि बुकिंग, एलोकेशन, कंफर्मेशन। उसके बाद 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा होता है। हमने ये स्कीम निकाली कि जितने भी लोग हैं उससे हमारी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। एक्सपो तामीर में हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, इससे पहले भी एक्सपो में हमने बहुत सारी स्कीमें की। तो एक लोगों के लिए, कराची के अवाम के लिए, सिंध की अवाम के लिए एक बेहतरीन सुनहरी मौका है कि वो आएँ, विज़िट करें, चीज़ों को देखें, डॉक्यूमेंटेशन को देखें। साइट पे विज़िट का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं इसी एक्सपो में कि लोग आएँ जो इंटरेस्टेड हैं, हम उनको साइट विज़िट कराएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और आप किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, और भी इसी तरह की तामीराती शोबे के हवाले से और इस तामीराती शोबे के साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ सनतों के हवाले से हम फ़हद एहसान साहब से मज़ीद बात करेंगे। छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, आप प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट एक्सपर्ट बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से आपका ताल्लुक़ है। फ़हद एहसान साहब हमारे साथ हैं। अच्छा फ़हद साहब, हम वक्फे से पहले रियल एस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक जो है वो एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ले रहे थे। ये बताइए कि आप इसमें जो शिरकत कर रहे हैं तामीर एक्सपो में, आपका जो हिस्सा है वो क्या है और उसमें आपके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं जो आप तामीर एक्सपो के लिए स्पेशली जिनका आप वेट कर रहे हैं? देखिए, तामीर एक्सपो एक प्लेटफॉर्म मिलता है बिल्डर के लिए। ये जो एक्सपो होती हैं इसमें हम खुद मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे बिन एहसान के तमाम मार्केटिंग के हमारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं और हम मालकान, हमारे एमडी साहब, हम सब वहाँ पे सिर्फ लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए इसलिए मौजूद होते हैं कि ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन लीगल वे में काम कर रहे हैं। हम उनको ये बता सकें कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, हमारी डेवलपमेंट कैसी है। इंतज़ामात हम वहाँ पे गाड़ियों के रखते हैं ताकि अगर लोग विज़िट करना चाहें तो हम फौरी तौर पर उनको साइट विजिट भी करा सकते। ये सिर्फ आप ऑफर कर रहे हैं या बाकी लोग नहीं, भी हर एक का अपना अपना वो होता है। कुछ लोग अपने ऑफिस बुला के विजिट कराते हैं, हाँ। कुछ लोग एक्सपो में इंतजाम करते हैं। तो आप साइट विजिट करवा रहे हैं? साइट विजिट से बड़ा फ़र्क पड़ता है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारी तामीरात कैसी चल रही है, हमारी टाउन प्लानिंग कैसी है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमने प्लानिंग क्या की हुई है। जब लोग विज़िट करते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि हाउसिंग स्कीम का मेयार कैसा है। चीज़ों में बड़ा फ़र्क आता है।
अंदाज़ा होता है लोगों को, फिर इन्वेस्टमेंट करने में भी मज़ा आता है। फिर वो एक नहीं लेता, फिर वो अपने भाई को भी लाता है, बहन को भी लाता है, खाला को भी लाता है, एक सिलसिला चला जाता बिल्कुल है। ऐसे लेकिन हमें मेन मकसद हमारा ये है, ये जो एक्सपो होती है, कि हम अपने आने वाले जो हमारा क्लाइंट है हम उसको मुतमईन कर सकें। बिल्कुल सही। तो आपके प्रोजेक्ट्स हैं क्या क्या वैसे? 3 प्रोजेक्ट हम यहाँ कराची में इस वक्त चला रहे हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन वैली और बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1। तीनों प्रॉपर एनओसीओं के साथ है, हमारे अपने नाम के, तमाम नक्शे अप्रूव हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम तीनों को चला रहे हैं। तीनों पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। और ये हैं कहाँ कहाँ पे? ये मेन M9 पे है, मेन सुपर हाईवे पे। नूरियाबाद से 14 किलोमीटर पहले 2 प्रोजेक्ट हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी और बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1। और एक प्रोजेक्ट हमारा नूरियाबाद से 14 किलोमीटर बाद है, जो बुलारी एयरबेस के साथ लगा हुआ है, जो आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, हाउसिंग के लिहाज से अच्छा प्रोजेक्ट बना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोजीशन वगैरह अब अगले 1-2 साल तक लोगों को मिल जाएगा? बिन एहसान ग्रीन सिटी जो हमने किया था आज से 2 साल पहले, उसको 3 महीने बाद हम डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करके लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब ये मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स में, सॉरी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट में कहाँ से शुरू होती हैं? देखिए, कराची के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंध के लोग करते हैं। आज से पूरे 2 साल पहले जब हमने ग्रीन सिटी को लॉन्च किया था, इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का एक हॉस्पिटल हमने डोनेट किया डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में। वो खुद आए थे और बस इत्तफाक है कि उनके वो तामीरात में उनका हिस्सा नहीं हो सका, उनकी डेथ हो गई। इंशाअल्लाह ताला वो हमने कंप्लीट करना है इसी मेन सुपर हाईवे पे। 2 साल पहले जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो 2,40,000 में हमने ये प्लॉट दिया था आपके इसी एक्सपो सेंटर में, जिसमें हम तामीर एक्सपो करने जा रहे हैं। तो उस वक्त हम पे बड़ा तंज आया था कि यार 2,40,000 में प्लॉट कैसे, ये तो बिल्डर भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पोजीशन पे हैं कि 2,40,000 का प्लॉट 12 लाख से 19 लाख तक के दरमियान में सेल हो रहा है। डेवलपमेंट हमारी चल रही है और आने वाले 3 महीनों में हम उनको डिलीवर कर देंगे। तो ये 2 साल के अंदर वो जो 2.5 लाख था वो तकरीबन 20 लाख के करीब पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सिर्फ डेवलपमेंट पे। सही। अच्छा, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? देखिए, आपको पता चले कि बिन एहसान जो है वो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें ये चीज़ तो लाजमी होगी, वो क्या है? मेन चीज़ जो देखी जाती है आजकल, अगर आप कराची में देखें तो रोड का बड़ा फ़र्क आता है। ठीक है। आप किसी भी हाउसिंग स्कीम में जाएं तो कंजेस्टेड हो रहा है ना, 24 फीट रोड, 30 फीट रोड। हमारे पास सबसे अहम जो चीज़ है, हमने रोड्स पे बहुत काम किया है, बहुत चौड़े रोड रखे। हमारी 100 एकड़ की जो हाउसिंग स्कीम है बिन एहसान ग्रीन सिटी, उसमें हमने मेन डूवर्ड जो बनाया है वही 120 फीट का बनाया है। नॉर्मली इतना बड़ा रोड लोग नहीं देते। जो अप्रूव प्लान है उसमें हमने 60 फीट का अप्रूव कराया, लेकिन बनाया हमने 120 फीट का रोड। कम से कम रोड हमने रखा उसमें, जो जिसको आप गलियां कहते हैं, वो 36 से 40 फीट की रखी, ताकि जितना खुला आपकी हाउसिंग स्कीम होगी उतना आपकी वर्थ में इजाफा होता है। फिर पानी, बिजली, गैस, ये मेन यूटिलिटी है जो लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आपको लानी है। हम सबसे पहले ज़मीन लेने से पहले इन चीज़ों पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमने डिलीवर करना है, लोगों को देना है, बजाय इसके कि हम 2 साल बाद आके प्रॉब्लम में आए कि पानी कहाँ से लें, बिजली का इंतज़ाम कहाँ से करें, गैस कहाँ से करें। इन चीज़ों को हम फोकस करते हैं ताकि हमें डेवलपमेंट में आसानी रहे। सही। तो आज तक आपके कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल चुके हैं और मतलब कितनों पे काम मुसलसल? गवादर में हम 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 2007 से हमने गवादर सीवी हाउसिंग स्कीम लिया, फिर बिन एहसान कोस्टल सिटी एक गवादर में भी हमने शुरू किया, बिन एहसान ग्रीन सिटी के नाम से, बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से कराची में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अनकरीब एक 4था प्रोजेक्ट भी हम लेके आ रहे हैं बिन एहसान ब्रॉडवे सिटी के नाम से, वो भी मेन सुपर हाईवे पे हम लेके आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और कितने सालों से आप सर्व कर रहे हैं मार्केट को? 2007 से हम इस फील्ड में हैं। 17 साल हमें गवादर में हो गए और 7 साल हमें कराची में हो गए। सही। अच्छा, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फील्ड है, तो इसमें जो लोग वैसे एज बिजनेस इसमें आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं, और जो इसमें एज इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? बहुत अच्छी फील्ड है, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाए, और ट्रस्ट इस तरीके से आता है कि आप अपनी कमिटमेंट पे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई अलॉटी, मैं आज ये आपके प्रोग्राम में आपके चैनल के तवज्जो से ये चैलेंज करता हूँ कि हमारा कोई अलॉटी, चाहे गवादर का हो, कराची का हो, उसने
1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और हमने उसको रिटर्न में 99,900 रुपये वापस। ये बहुत एतमाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हम बड़े पाबंद हैं कि हमारी यहाँ रिटर्न पॉलिसी पे भी कोई कटौती नहीं है कि जितने की आपकी रसीद है हम उसके दीनदार हैं। यही हमारे यहाँ एतमाद का बाइस बना। जब कोरोना आया, आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ, यही 2,40,000 का हमने प्लॉट दिया, तो लोग प्रॉब्लम में आए। रिटर्न जब चीज़ें आना शुरू हुई तो हमने किसी का कोई रुपया भी नहीं काटा था। जितने की रसीद थी हमने उनको रिटर्न किया, और वही वजह बनी कि जब हालात ज़िंदगी लोगों के बेहतर होना शुरू हुई, वही इन्वेस्टमेंट दोबारा आई। फिर वो एक नहीं आया, उसके साथ उसके पूरी फैमिली आई। तो ये चीज़ हमारे टर्निंग पॉइंट हुआ, और उसी दिन से हमने ये अहद किया था कि हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी पे कोई कटौती नहीं। सही। अच्छा, जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए ये सवाल कि मतलब उन्हें एक रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के इस एक्सपो में, तामीर एक्सपो में क्यों जाना चाहिए? वहाँ पे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है लोगों को? देखें, इस वक्त अगर हम देखें, जब हमने अपना काम शुरू किया तो हमने अपने वालिदैन को देखा कि जो उन्होंने जमा पूंजी से अपने प्लॉट्स बनाए, वही प्रॉपर्टियां बेच के हमने ज़मीनें ली, वही हमारी चीज़ें काम आई। आज हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि आज अगर हम 2 पैसे जोड़ेंगे तो अपने बच्चों के काम आएंगे। प्रॉपर्टी एक वाहिद ज़रिया है कि आपके आने वाले वक्त में लोगों के काम आ सकें, आपके बच्चों के काम आ सकें। शुरू से हम देख रहे हैं, हमने अपने आबा व अजदाद को देखा, लोगों को देखा कि प्रॉपर्टी ने ही आपको प्रॉफिट दिया। कराची एक्सपो सेंटर ये एक प्लेटफॉर्म है, लोग आएँ, विजिट करें, बिल्डर्स से मिलें, मालकान से मिलें, चीज़ों को देखें, जो इदारे हैं उनसे वेरिफिकेशन करें, जहां दिल मुतमईन हो वहां अपना फैसला करें। बिल्कुल सही। और आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे तामीर एक्सपो में काफ़ी बंदोबस्त किया गया है, और वो क्या क्या है ज़रा इस बारे में मुझे बता दें। म्यूज़िकल प्रोग्राम है, और इसके अलावा फूड गैलरी है। हमने 2-3 चीज़ें और एक्टिविटी रखी हुई हैं, गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं। अच्छा। मैंने सुना गाड़ी तक गिफ्ट मिल रही है यहाँ पे। ये मुझे नहीं पता, गाड़ी तो हम नहीं दे रहे, लेकिन जो हम दे रहे हैं वो मगर वैसे आप भी गिफ्ट दे रहे हैं? हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। हम कुछ प्लॉट वगैरह स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने 1-2 पैकेज रखे हुए हैं। 10 स्टूडेंट के लिए हमने पैकेज रखे हुए हैं, वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम अनाउंस करेंगे। अच्छा, यानी अभी डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो आप? नहीं, अभी डिस्क्लोज। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये जो वैसे ये तोहफे हैं, जो इसमें क्या कीमत जो है तोड़ी जाएगी, या वाकई किसी को प्लॉट वगैरह गिफ्ट आइटम होते हैं, प्लॉट्स दिए जाते हैं, और लोगों की तफरीह के लिए वहाँ पे आपके इंतज़ामात होते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम वो ना करें कि जो प्लॉट ले उसको गिफ्ट दें। हाँ। हर आने वाले को हम एक टोकन देते हैं, वो टोकन हमारे यहाँ डाल दें, और जो भी हमारे यहाँ मेहमान आता है हम फ्री हैंड उससे निकाल के उसी वक्त उसको गिफ्ट फराहम करते हैं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा, प्रोग्रेसिव बिल्डर्स, वो ये सारा जो मतलब इवेंट है, इसको वो सजा रहे हैं, और बेसिकली ये उन्हीं का बेबी है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी इनकी काविश है, और ये एक प्लेटफॉर्म हमें फराहम करते हैं बिल्डर्स को कि एक इनकी जो तरीक़ेकार है कि पूरे कराची को सजा देते हैं, पैनाफ्लेक्स से, बिल बोर्डिंग से, फिर टीवी कमर्शियल, अखबारात, जिनसे लोगों को पता चलता है कि इन डेट्स में कराची में एक्सपो हो रही है, क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आ रही हैं, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। वही लोग एक्सपो में आते हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इससे हमें भी आसानी होती है और लोगों को भी आसानी होती है। यानी कि वो ख़ास वो लोग जिनको आना चाहिए उन तक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, तो वैसे ये जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए ये जो एक्सपोज होते हैं, इनमें कितना फुटफॉल होता है, रश कितना होता है आम तौर पे? देखें, कोरोना से पहले हमने जितनी भी एक्सपो की तो लातादाद रश हुआ। अब लोगों में दोबारा से वो बात आई, 1.5 साल से तो कोई भी एक्सपो नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 महीनों से हम एक्सपो कर रहे हैं। कराची एक्सपो की, माई कराची की, हमने कोयटा की, पेशावर की। लोगों का फुटफॉल बेइंतहा रहा, बहुत अच्छा रहा, और इसमें सिर्फ लोग घूमने नहीं आए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मालूमात ली, सीरियस बायर आया।
जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। इस तामीर एक्सपो में इससे ज़्यादा की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो लोगों को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा है कि इसमें रश अच्छा खासा हो, फुटफॉल बहुत ज़बरदस्त हो। सही। अच्छा, तो इसमें बहरिया टाउन और आपने कहा हाईवे, ये यहाँ के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा दूसरे शहरों से भी क्या बिल्डर्स जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ बिल्डर जो हैं गवादर के हैं, तो ये इस्लामाबाद के हैं। ये पूरे पाकिस्तान की एक्सपो होती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कराची, जैसे हम कराची के होते हमने पेशावर की, कराची के होते हुए कोयटा की, तो इस तरह इस्लामाबाद के बिल्डर आते हैं, लाहौर के बिल्डर आते हैं, पेशावर के बिल्डर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से इन्वेस्टर आते हैं, ख़ास एक्सपो के लिए आते हैं। तामीर एक्सपो ये एक समझ लें कि आपका एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है बिल्डर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, कि लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और फिर अपने कारोबारी डील्स बनाते हैं। तो वो जो एक मिडल मैन की एक जॉब होती है बीच में, जैसे एजेंसी होती है एक, वो एक्सपो में वो नहीं होती? नहीं, एक्सपो में वो चीज़ नहीं होती। डायरेक्ट बिल्डर होते हैं और डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं। डायरेक्ट आपका ताल्लुक डायरेक्ट बिल्डर से हो रहा होता है, और जितने क्लाइंट बिल्डर से मिलता है बड़ा फ़ायदा रहता है। आपको बिल्डर के बारे में मालूमात हो रही होती है कि उसने आज से पहले कितने प्रोजेक्ट बनाए, क्या चीज़ें हुई, जो सवालात हैं जहन में लोगों के, जैसे आपने शुरू में कहा कि प्रॉब्लम्स रही हैं, लोग डूबे हैं, तो उनके जितने भी सवालात हैं वो आएँ, हम बैठे हैं उनके सवालात के जवाबात देने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए, उनको समझाने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फहद साहब, आपसे हमने बहुत सारी अहम बातें जानी हैं। और 24, 25 और 26 जून ये डेट याद रखिएगा। कराची के जो शहरी हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, वो एक्सपो सेंटर में विज़िट करें। तामीर एक्सपो के नाम से ये एक नुमाइश जारी होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। तो उस वक्त वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्त के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेट्रोल बढ़ गया 24 रुपये, और डीज़ल जो है उसमें कोई तकरीबन 60 रुपये के करीब कीमत जो है ना बढ़ गई है। ये इतनी ज़्यादा कीमतों में इतनी तेज़ी से इजाफा होना, इसके बारे में आप मतलब क्या गाइड करेंगे हुक्मरानों को, और हम आवाम को क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरह हम अपने गुजर बसर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि इस पर मैं क्या कलाम करूँ, हर एक कलाम कर रहा है, मगर ये कि अब जो है ना वो सर से पानी गुजर गया है, और अल्लाह करे कि कोई रहमत के बादल हम पर आ जाए और हमारे हालात अच्छे हो जाएं, वरना हम कौम को मिन हैसुल कौम एक बात को मानना पड़ेगा कि वला इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, नाशुक्री की, नेमतों को ज़ाया किया, अनाज ज़ाया किया, पेट्रोल को बेजा इस्तेमाल किया, घी तेल को बेजा इस्तेमाल किया, अय्याशियाँ की, तो अब मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है, मेरी नेमत की तुमने नाशुक्री की। तो ऐसे हालात में किफ़ायत शारी को भी अपनाने के साथ साथ सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में झुक जाना चाहिए। जैसे कि तयशुदा बात है कि अज़ाब और इम्तिहान की शक्ल एक ही होती है, मगर अज़ाब जब आता है तो कौम जैसी होती है ऐसी रहती है जैसे आज हमारी कौम वैसी है, लेकिन जब इम्तिहान आता है तो लोग अल्लाह की तरफ भागते हैं। तो अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं भागेंगे, मस्जिदों की तरफ नहीं आएंगे, तौबा इस्तग़फ़ार पे नहीं लगेंगे, तो हमारे हालात में अच्छाई आने के इम्कानात कम हो जाएंगे।
अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना चाहिए। वो रहीम है, करीम है, वो मेहरबान है, वो हमारी मौत से ज़्यादा में चाहता है। मगर हम भी तो उसे चाहें ना, हम भी तो कुछ चाहें। खुद हदीस पाक के अल्फाज हैं कि ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, यानी एक तेरी ख्वाहिश है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने मेरी चाहत का ख्याल रखा तो मैं भी रखूँगा, और अगर तूने मेरी चाहत का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुझे थका दूंगा, होगा वही जो मेरी चाहत होगी। तो देखिए अल्लाह ताला की चाहत क्या है कि बंदा जब सुनेंगे हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, तो बंदा सब काम काज छोड़ के जो है वो अल्लाह के घर की तरफ भागे। वो नहीं हो रहा तो बस ये कि एक बहुत बड़ी क़यामत खेज़ घड़ी है और हम बहुत बुरी तरह मुश्किलों में आ चुके हैं। अब नाकाबिले बयान मुश्किलें हो रही हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कौम अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह ताला की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़िया मांगे और अपने अखराजात कम करे। यानी एक तो ये है ना कि एक तो शख्स है कि जिसके पास है ही नहीं तो वो क्या कब करेगा, वो तो चल रहा है मतलब ऑक्सीजन पर। और जितने मालदार हैं, जितने भी लोग हैं, मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की कि तुम सिर्फ एक डिश का अनाउंस कर दो और एक डिश के अलावा दूसरी डिश ना हो दावतों में, और इस पर भी सख्ती से जो है पहरा हो कि बड़े लोगों के लिए कोई रियायत ना हो। तो इससे क्या होगा, काफ़ी मतलब यानी कि पैसा बचेगा। और इस तकलीफ़ में जहाँ लोग रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं और दूसरे हज़ारों लाखों रोटियाँ ज़ाया कर रहे हो, समझे, लोग बोटी के लिए तरस रहे हैं और लोग अब बोटी की भरी हुई प्लेटें जो है वो छोड़ के जा रहे हो, ये बड़ा ज़ियान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे तो इस अल्लाह की बारगाह से पूरा यकीन है कि इस शर से खैर निकलेगी। मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बड़ों से सुना है कि बंदा मुखलिस हो जाए और बंदा अल्लाह पर यकीन करने वाला बन जाए तो कभी नहीं हारता। अल्लाह ताला हमको, हमारी कौम को मुखलिस बना दे और यकीन करने वाला बना दे कि अल्लाह ताला मदद करेगा, क्योंकि उसका वादा है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अगर मेरी सारी मखलूक, तमाम इंसान और जिन्नात अगर किसी एक मैदान जमा हो जाएँ, अब ज़ाहिर कितना बड़ा मैदान होगा, न जाने कितने लाखों करोड़ों मील का मैदान होगा जिस पे अरबों खरबों इंसान और जिन्नात होंगे। खुद अल्लाह ताला के अल्फाज है ये कि मेरी सारी मखलूक किसी मैदान में जमा हो जाए और वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसके हर सवाल करने वाले का हर सवाल पूरा कर दूँ। अब इंसान क्या क्या मांग सकता है, और सब के सवालात पूरे कर दूँ तो मेरे ख़जाने से इतना कम ना होगा जितना समंदर से सुई निकालने में कमी आती है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर है, मालिक व मुख्तार है। सबसे बड़ी खराबियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे। तो ए मेरी कौम, अगर अल्लाह की तरफ आप और हम नहीं जाएंगे ना तो हमारे हालात कोई तब्दील नहीं करेगा। कुरान भी ये ऐलान कर चुका है, जो कौम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहती अल्लाह भी उसकी नहीं बदलता उसको। तो बस ज़रूरत इस बात है कि पाकिस्तानियों पर एक बड़ा कड़ा वक्त आया है, बड़ा कड़ा वक्त आया है, बड़ा कड़ा वक्त आया है। अगर आप और मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं होगा। दुनिया तो तबाह बर्बाद हो ही गई है, हो रही है, आखिरत भी नहीं बचेगी। अगर दुनिया बचानी है तो दुनिया बच सकती है, आखिरत बच सकती है। आइए अल्लाह की तरफ आ जाइए, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा बशीर साहब, जो गुज़श्ता हुकूमत थी, उन हुकूमती नुमाइंदों से आपकी मुलाकात होती रही है, आप मशावरत के लिए भी जाते रहे हैं और भी बहुत सारी इश्यूज़ पे आप डिस्कस करते रहे हैं। सदर पाकिस्तान के साथ तो मेरा ख्याल अभी भी आप राब्ते में, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ या कुछ इस तरह इस हुकूमत में कोई मुलाकातें वगैरह आपकी हुई? नहीं, इस हुकूमत में जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो नहीं हुई, लेकिन सदर पाकिस्तान के पास जब मैं गया था अभी 15 दिन पहले, तो इतना बड़ा सदमा पहुंचा इस बात का। उन्होंने मान भी लिया कि हमारे किसानों को बीज नहीं दिया गया, और जो बोरी 2500 रुपये की थी बीज की, वो बोरी 1000 महंगी जो है मुल्क से बाहर भिजवा दी गई नाजायज़ दरी से। और इसकी वजह पाकिस्तान में 30 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी इतना बड़ा जुल्म किया है हमारे पाकिस्तानियों ने कि वो जो है उन्होंने किसानों को बीज नहीं दिया, किसान तड़पते रहे, बीज नहीं दिया, और जो है आगे जो मुल्क से बाहर जो है ना वो 1000 रुपये बोरी का नफ़ा खाया। यहाँ 2500 की बोरी बिक रही थी, वहाँ 3500 की बिक रही थी। 1000 रुपये खातिर उन्होंने मुल्क को ज़िबा कर दिया। तो हम लोग इब्नुल वक्त भी तो है ना, हम जो है ना वक्त के बंदे बन गए हैं, अल्लाह के बंदे नहीं रहे अब। तो बहरहाल ये तो सदर पाकिस्तान ने इस बात को एडमिट किया कि वाकई ये घोटकी से ही काम हुआ, ढेर की में जो है ना घोटकी से काम हुआ। सदर पाकिस्तान माना, क्योंकि मैं साथ ले गया था वाइस चांसलर साहब को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के,
और अच्छा, ये जो कुकिंग ऑयल है, अब 2 जहाज़ सुना है आ रहे हैं कुकिंग ऑयल से, इंडोनेशिया या मलेशिया से आ रहे हैं। शायद कुकिंग ऑयल का दाम इंशाल्लाह कम हो जाएगा, लेकिन कुकिंग ऑयल जो है क्यों मंगाएं? उन्होंने बताया हमारे मुल्क में हमें कुकिंग ऑयल मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी फसल को बोए कि जिससे ये ऐसा निकले। तो लेकिन ये कि जो वजारत ज़राअत है या सेक्रेटरी ज़राअत है, उसका शोबे है, इनके कानों पर जू नहीं रेंगते कि हम कुछ करें ना। वो जिस बदकिस्मती का हम शिकार हैं, अब देखें ना, अभी कल अखबार पढ़े, अब क्या लिखा था कि इस सूबे के अंदर जो ना 80% तरक्याती काम नहीं हुए, इस वजह से कि नेब का डर था। पता चला कि अगर नेब ना हो तो ये 80% जो पैसा बच गया वो सब खत्म हो जाता है, जेब चला जाता। तो यार ये मतलब ये नहीं कि जिस मुल्क के लोग इतने जालिम हो जाएं, इतने जालिम हो जाएं, इतने जालिम हो जाएं कि अगर सड़क बनाने के पैसे दिए गए तो वो सड़क इसलिए नहीं बना रहे कि इसमें पैसे नफ़ा कमाना है। अब नफ़ा नहीं कमा रहे तो फिर बनानी ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लोग जालिम हो जाएं। ये जो जालिम लोग हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये जुल्म किसके साथ? अवाम के साथ तो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस जानिब भी इशारा, थोड़ा सा तवज्जो दिलाएं कि वो जुल्म अपने ज़ात के साथ कितना बड़ा कर रहे हैं। देखिए, असल में क्या है कि वो जो सज़ा जो ना मौका रखता है ना, वो उस पर नाज है लोगों को ना। अगर सज़ा हाथों, जैसे पहले हुआ करता था कि अगर कोई जुर्म करता था तो खड़े खड़े सज़ा मिल जाती थी। जी 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 जी। ये रहमतुल आलमीन के साए हैं कि आप और हम बचे हुए हैं, हमारी सज़ाएं मौखर हैं। वरना तो बस मसला ये है ना कि अगर हमें जैसे पहले यहाँ तक पढ़ा कि जो आदमी झूठ बोलता था उसकी पहले लिख दिया जाता, झूठा लिख दिया जाता, झूठा लिख दिया जाता। अब वो झूठ कैसे बोलेगा? किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं होगा। चेहरे मस्त कर दिए गए, यानी बंदर बना दिए गए, सूअर बना दिए गए। जी 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 जी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरे आका का सदका है, पूरी कायनात पहले रहमत बना के भेजे गए, हम पर रहमत हो रही है। हम उस पर जो ना मतलब अजीब है कि बजाय शुक्राना अदा करने के और हम अपनी नाशुक्री में बड़े हुए हैं, तो बहुत कुछ हम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी बड़े लोग हैं जिनकी वजह से तबाही बर्बादी है, लेकिन मैं और आप भी छोटे भी कोई कम जालिम नहीं है। यानी कि अपनी पहुंच के मुताबिक हम भी उतने ही बुरे हैं जिस तरह वो एक पूरे मुआशरे में हमें बुराई नज़र आती है। आपको ऐसे शामिल कर लिया। मैं आते हैं हम सवालात की जानिब। सवालात एक सबसे पहला सवाल हमें कोयटा से नसरीन साहिबा ने किया। उन्होंने कहा कि 4 उनके बच्चे हैं, उन चारों के मैदे में दर्द के मसाइल हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि इनकी एक जेठानी जिनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ था, तो उनके इंतकाल पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो अकेली, ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इन्होंने उनके साथ, उनकी मैयत के साथ वक्त गुजारा है कुछ अर्सा, तो इनको ये लगता है कि शायद उस दिन से जो है ये बीमारी हमारे साथ जो है ना वो लग गई है। देखिए, दोनों बातों के पीछे वजह तो कुछ भी नहीं है। बहुत आसान नुस्खा है कि मैदे की तकलीफ से बचने के लिए, से छुटकारे के लिए बड़ा आसान नुस्खा ये, तो पहले तो आदमी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, और थोड़ा सा नमक, अगर ब्लड प्रेशर ना हो थोड़ा सा नमक चाट ले शुरू में और आखिर में चाट ले, थोड़ा सा मामूली सा चुटकी, और हर निवाली में पढ़े या वाजिदो, या वाजिदो, या वाजिदो, या वाजिदो। या वाजिद के माने पाने वाली ज़ात, यानी बंदा इससे सेहत पाता है, दिल का नूर पाता है। तो हर निवाले पर पढ़े या वाजिदो, या वाजिदो, या वाजिदो, सवाब भी मिलेगा और ये जितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, ये जो इन्होंने कहा ना कि मैं अपनी जेठानी के पास रात भर शायद रुकी है, मैयत के पास, इससे कुछ भी नहीं है, इसका कोई बुरा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये कुदरती को बुखार वगैरह आ रहा होगा, वजह कुछ भी, इसको ज़हन में मत लाए, उससे उसका ताल्लुक नहीं। आसमीन कौसर साहिबा ने इस्लामाबाद से मैं रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनके साहबजादे जिनका नाम मोहम्मद उसामा है, उनका ये निकाह करने जा रही हैं 1 ज़ुल्हज जुमे का दिन ज़ोहर की नमाज के बाद। हमने वक्त तय किया है, वैसे ही इनको डाउट हो रहा है कि शायद ये ठीक दिन नहीं है ज़ुल्हज के ये दिन, तो इसमें आपकी राय लेना चाहते हैं। हदीस पाक के अल्फाज का खुलासा यह है कि महीनों का सरदार तो रमज़ान है, मगर महीनों में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला महीना माह ज़ुल्हिज्जा है। तो ये तो इतना बड़ा महीना है कि इसके लिए अल्फाज नहीं है। चुनांचे बिल्कुल आप शादी करें इस पर, और फिर यौमुल जुमा, ये निकाह आदम का दिन है, अलैहिस्सलाम का दिन, और फिर जुमे की नमाज के बाद कि जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल आप सही कर रही हैं, जुमे का दिन और माह ज़ुल्हिज्जा का महीना, बिल्कुल शादी करें। अल्लाह इस शादी को आबाद और शादबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
अच्छा, लाहौर से अरशद साहब ने मेरा रब्ता किया है। इनके बेटे हैं जिनका नाम है हसन, वो दुबई में है, मगर इनको कोई नौकरी वोकरी काम वाम नहीं मिल रहा वहाँ पे, और जिसकी वजह से ये भी परेशान, और जाहिर बात है वो भी परेशान हो। बिल्कुल, वहाँ के अखराज ज़्यादा होते हैं और वहाँ ज़ाहिर है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अखराज, और फिर हमारे आपके सामने हमारे हालात तो हैं। तो बहन, ये जो इस महीने का निसाब है ना, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मेरे डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि हर नमाज के बाद जो है तीसरा कलमा सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये तीसरा कलमा जो है हर नमाज के बाद सोबत पढ़ना है। 5 तस्बीह पूरे दिन पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी आज हम खड़े हैं 16 ज़ीक़ादा शरीफ में, अभी माशाल्लाह 14 दिन बाकी रह गए हैं। तो आप 3 रोज़े रखें, इंशाअल्लाह बेटा भी अमल करे, आप भी अमल करें, आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। कोई रुकावट, कोई बंदिश वगैरह नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो जो मज़ीद सवालात हैं इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और जो दौरान वक्फा भी आपके हम सवालात लिखेंगे उनके जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी कुछ देर बाद मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हमारी आज की जो नशिस्त है वो उसमें मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुँच चुके हैं, और हमने उनके जवाबात का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आइए वक्फे के बाद जो सवालात शामिल करने हैं उनको शामिल करते हैं। हमें मिसेज़ मंसूर ने कराची से रब्ता किया हज़रत, उन्होंने कहा कि उनका भांजा है अरसलान, वो चाइना में है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग होने की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा है। तो ये काफ़ी मुश्किल होती है ख़ास तौर पर दियार गैर में। तो इस पे इस्तिखारा करके बताएं और कोई रहनुमाई कीजिए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। या बदीओ, बा या दाल ये ऐन, या बदीओ, या बदीओ, या बदी। बदी के माने बेनमूने पैदा करने वाली ज़ात, बेनमूना पैदा करने वाली ज़ात। तो जो चीज़ नामुमकिन है वो मुमकिन बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। तो या बदीओ या रहमानो, या बदीओ या रहमानो, या बदीओ या रहमानो, ये 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़े, अल्लाह ताला करम करेगा, ज़रूर लौट के आ जाएगा। बकिया ये कि आज जुमेरात का दिन है, हाजतों के पूरी होने का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात शब जुम्मा हदीस पाक में है, शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। हमारे यहाँ सैलानी मस्जिद में हर शब जुम्मा इशा की नमाज के बाद 1.25 घंटे के आसपास दोहराने का हिस्सा होता है दुआ का। अगर आप कराची में हैं तो कराची से हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ, अपने बच्चे के साथ, घर वालों के साथ आएँ। और कराची के बाहर हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज खोल दें 9:30 बजे, इंशाअल्लाह 9:25 पर, ताकि आप बराबर हमारे साथ 1.25 घंटा रह सके दुआ में। अल्लाह की रहमत होगी तो ये बच्चा ज़रूर आ जाएगा, कोई रुकावट वगैरह नहीं है। बिल्कुल ठीक। कराची से रिजवाना साहिबा ने मेरा रब्ता किया, उन्होंने कहा है कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, इस्तिखारा करके बताएं कि कोई अमलियात वगैरह तो नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, ये 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर, अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़कर दम करके पानी पी लिया करें। कराची में ही रहते हैं, हमसे इलाज मंगवा लें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। आमीन। रावलपिंडी से समीना साहिबा ने हमें रब्ता किया, उन्होंने एक इस्तिखारा करवाने का कहा है कि उनके हदीका और इजाज़, क्या इन दोनों का रिश्ता हो जाना चाहिए? इस्तिखारे में इजाज़त आ रही है? जी, इशारा इजाज़त का है, इजाज़त आ रही है, ठीक है। रावलपिंडी से हदीका साहिबा, एक इनका भी सवाल आया है, इन्होंने कहा है कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, इस्तिखारा करके बताएं कि कोई किसी किस्म की गड़बड़ तो नहीं है। अल्लाह का करम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मैंने पहले एक बहन को बताया था, आप भी वो पढ़े,
या अज़ीमो या हय्यो या अज़ीमो या हय्यो या अज़ीमो या हय्य 313 मरतबा 100 मरतबा अव्वल आखिर 3 दिन बाद दूध शरीफ पढ़कर जो है ये 100 मरतबा बीच में पढ़ें और इसके बाद जो है दम करके पानी पिएँ। और सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर आप अपना इलाज मंगवा लें, इंशाअल्लाह हम इलाज भिजवा देंगे। ठीक हो गया। रोहड़ी से हमें वसीम साहब ने रब्ता किया है, इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा करके बताएं कि क्या हम पे कोई अमलियात वगैरह तो नहीं करवाए किसी ने, क्योंकि घर में बेटियों के रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं। किसी ने कुछ भी नहीं करवाया। या करीमो या करीमो या करीम 313 मरतबा फजर के बाद, 313 मरतबा इशा के बाद आप और आपकी बच्चियाँ पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 3 दिन बाद दूसरी पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला रिश्ते भी आ जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल इलाज मंगवा लें तो सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते में ख़त लिख कर भिजवाएँ, ख़त भेजें, इंशाअल्लाह आपको इलाज भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। कराची से हमें साजिद साहब रब्ता करते हैं, कहते हैं कि हाँ, इन्होंने एक मसला पूछा है। कह रहे हैं कि अगर लड़का और लड़की का निकाह हो गया हो तो लड़की, अच्छा आजकल ऐसा वो ट्रेंड है कि निकाह के बाद फौरी तौर पे रुखसती नहीं की जाती, तो लड़की जो है वो कब तक अपने माँ बाप के यहाँ रह सकती है? अखलाकियात तो ये हैं कि निकाह फ़ौरन कर दिया, निकाह के बाद रुखसती फ़ौरन कर दी जाए। मंगनी का तो इस्लाम में कोई तस्वर ही नहीं है। अच्छा, अलबत्ता ये कि ताख़िर भी कर दी, सालों गुजार दिए, तो इससे निकाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपने निकाह कर दिया, अब बेटी को रुखसत कर दें, ये जितना लंबा करेंगे नुकसान ही है। मतलब ये कि गैर शरई तो नहीं है, गैर अखलाकी तो है। ठीक है। अच्छा, बात पक्की के हवाले से यहाँ पे वो निकाह इसलिए कर देते हैं मंगनी पे कि कहीं मंगनी टूट जाती है तो वो बड़ी एक सोसाइटी में अजीब सी बातों का सामना करना पड़ता है, तो निकाह कर देते हैं कि जो रिश्ता पक्का हो गया, अब कहीं नहीं जाता, हम अपनी अपनी तैयारियां कर लेंगे। तो इसमें भी आप थोड़ा सा वो देखते हैं? सुन्नत तो ये है कि सुन्नत ये भी है ना कि पहले निकाह कर ली जाए, रुखसती कुछ दिनों बाद की जाए, कुछ महीनों बाद की जाए, तो ये सुन्नत की निस्बत अच्छी बात है। और हमारे पास जो तबका वो ये कहता है निकाह के जब बात पक्की हो जाती है ना, तो लड़के लड़कियां मिलते भी हैं और बहुत कुछ न करने वाले काम करते हैं। तो कम से कम निकाह हो जाए ना, तो कम से कम ऐसा तो, अगर वो ना करने वाले काम भी करे तो कम से कम गुनाह तो ना हो। हाँ, ठीक। अच्छा, फिर हमें नसरीन साहिबा ने कोयटा से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इन्हें घरेलू परेशानियों का सामना है, इन्हें कोई वजीफ़ा बताइए। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। परेशानी में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे। आज तो पूरा पाकिस्तान परेशान है, कितनी क़यामत है, महंगाई आ गई, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। कोयटा से हमें शाहीन साहिबा ने रब्ता किया है, इन्होंने कहा है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस्तिखारा करके बताएं कि क्या इन्हें कोई नज़र वगैरह तो नहीं लगी हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिनको ये शुबा होता है कि मैं मेरी किसी वजह से, क्योंकि इंसान में कोई खूबियाँ होती हैं, बाज़ वो हुस्न होता है, बाज़ वो माल होता है, बाज़ वो औहदा होता है, तो उसको नज़र लगने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो बड़ा आसान नुस्खा है, कुरान पाक खोले 29 पारे की दूसरी सूरत है सूरह कलम। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें जो नतीब मदा पढ़ कर जो है ना अपने दम कर लें, तो बड़ी से बड़ी नज़र अपने पे उतर जाएगी, गाड़ी पर, फैक्ट्री पर। तो वो 2 आयतें कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आखिरी 2 आयतें हैं। कौन से पारे में? 29 पारे में, चौथा रुकू ख़त्म हो रहा होगा, तो ये 2 आयतें हैं आखिरी। बिल्कुल ठीक है। सूरह कलम बताइए, आखिरी 2 आयतें, आखिरी 2 आयतें, ठीक। और इनको नमाज वगैरह, नमाज के साथ के वैसे भी कभी भी पढ़ सकते हैं? ये नहीं, ये तो दिन में कई मरतबा पढ़ सकते हैं, कई मरतबा पढ़ सकते हैं, ठीक है। रावलपिंडी से हमें ताहिरा साहिबा ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि वो जायदाद की ज़मीन ख़रीदा चाहती हैं, इनके लिए कैसा रहेगा? इस्तिखारा करके बताएं। इशारा इजाज़त का आ रहा है, इजाज़त आ रही है, आप ठीक है। लाहौर से बिलाल साहब ने रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि इनकी बीवी जो हैं वो अपने मेके में ही रहती हैं, उनका घर आने को वापस दिल ही नहीं करता है। एक तो इस बारे में बताइए, दूसरा औलाद भी नहीं है इनकी। कसरत से पढ़ते रहें या रऊफ़ो या रहीमो, या रऊफ़ो या रहीमो, या रऊफ़ो या रहीमो। इन वजीफ़ों की बरकत से दोनों काम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बीवी भी घर पे आ जाया करेगी और आपको औलाद के दौलत भी अल्लाह अता फरमा देगा। आमीन।
अच्छा, फिर हमें रावलपिंडी से नजमा साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, इनके शौहर को भी कारोबारी मसाइल का सामना है। इन दोनों बातों के लिए जो इस महीने का निसाब है प्यारी बहन, उसको अपना लीजिए। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े सवाब की नीयत से। पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 3 रोज़े रखा करें हर महीने में, इस्लामी महीने में। और ख़ास करके ये तो वो इस्लामी महीना जो हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाले महीने में 3 रोज़े रखना ऐसा है जैसे 900 साल की नेकियां कमाना है। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक में है, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, और इस तीसरे कलमे की बरकत से तंदुरुस्ती मिलेगी, रोज़ी मिलेगी और खुशियाँ भी मिलेगी। आज के यही सवालात थे जो हमें प्रोग्राम में शामिल करने थे। जिन दोस्तों के सवालात हम शामिल नहीं कर सके या जिनकी कॉल नहीं मिल सकी, वो कल हमें रब्ता कर सकते हैं। कल भी 10 से 11 बजे के दरमियान बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आखिरी कुछ लम्हात प्रोग्राम के बाकी हैं, हम चाहते हैं कि इनको कुछ दुआया कलमात के साथ जो है वो गुजारें। आप भी हमारा साथ दें। आइए सब मिल के हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, और इसी दुआ के साथ मुझे भी और न्यूज़ कैफ़े की टीम को भी इजाज़त दें। आपसे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, इरहमना 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 बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बारी तआला हमारे माँ बाप की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके हैं, मौजूद आएंगे, सबकी पूरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र और अज़ाब दोज़ से छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह, हम सारी कौम को सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। हमारी माफ़ी, हमारी तौबा कबूल फरमा। आमीन। हमें, हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना। नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारी ताला हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, कैंसर, कोरोना, जानलेवा अमराज में, उन तमाम को भी और हम तमाम को भी और हमारे घर वालों को भी, ख़ानदान वालों को, वाबस्तगान को, प्यारे आका की पूरी उम्मत को अपनी रहमत से शिफा अता फरमा, शिफा अता फरमा। शिफा, तंदुरुस्ती, पाक दामनी, अमानतदारी, खुश अखलाकी और तेरी तकदीर पर राज़ी रहने वाला बना। हलाल तय्यब बरकत वाली रोज़ियाँ हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे, जिनकी रकमें फंसी उनकी रकमें निकलवा दे। बे औलादों को औलाद दे, बे रिश्तों को रिश्ते अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा। हम सारी उम्मत का भला फरमा, खैर फरमा, क़यामत खेज़ महंगाई व खाता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।